अचानक आसमान में गेट्स ऑफ हेल खुल गए और उन दरवाजों से निकलने लगे असंख्य राक्षस जिन्हें वाजावाई कहा जाता है। ये राक्षस इतनी तेजी से बढ़े कि उन्होंने इंसानियत को कुचल कर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये द बिगनिंग ऑफ द एंड है। लेकिन इंसान हार मानने वालों में से नहीं था। इस आक्रमण के दौरान हर इंसान को मिला अपना खुद का लेवल और नई स्किल्स, जिससे वो वाजावाई के खिलाफ बराबरी से लड़ सके। दुनिया बच गई। अब हर इंसान की कीमत उसके लेवल और स्किल से तय होती थी। इनमें से 10 सबसे ताकतवर योद्धा थे जिन्हें कहा जाता था द नंबर्स। ये वो हीरोज थे जिन्होंने इंसानियत को कई बार बचाया था और अब ये दुनिया की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। एक लड़का सायामी हिरोया एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। वहां द नंबर्स टीम की तस्वीर लगी थी। वो सपना देखता था कि एक दिन वो भी इन हीरोज की लाइन में खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल वो सपना बस एक कल्पना थी। उसका नाम था सायामी हिरोया और वो उन्हीं में से एक था जिससे द नंबर्स ने बचाया था। उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि वो भी एक दिन इंसानियत को बचाने वाला हीरो बनेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब हर किसी की ताकत को ट्रैक किया जा सकता था और जहां ताकतवर लोग और भी ज्यादा सफल होते जा रहे थे, वहीं कमजोर लोग और भी ज्यादा पीछे छूटते जा रहे थे। हिरोया उन्हीं कमजोरों में से एक था। 6 साल हो चुके थे और उसका लेवल सिर्फ 8 तक पहुंचा था। इस नई दुनिया में जहां हर किसी के पास सुपर पावर्स है, वहां इतना लो लेवल किसी को पूरी तरह बेकार बना देता है। तभी अचानक एक तेज सायरन की आवाज ने हिरोया के सोचने की प्रक्रिया को तोड़ दिया। मॉन्स्टर इन्वेजन का ऐलान हो चुका था। सड़क के बीचों बीच एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। सायरन की आवाज से डरकर उसकी माँ उसे समझा रही थी कि हीरो जरूर आ जाएंगे। तभी लोगों के पीठ के पीछे हवा में एक दरार सी खुली और उसमें से निकले एक विशाल पंजे। अगले ही पल एक राक्षस वहां फट पड़ा और लोगों की ओर दौड़ पड़ा। हिरोया ने देखा वहां से मदद की पुकार आ रही है। बिना कुछ सोचे वो उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कांपते हुए मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मॉन्स्टर ने मुंह खोला और एक भयानक दहाड़ मारी। हिरोया कुछ भी सहने को तैयार था। बस उसे उस पल थोड़ा भी बल मिल जाए, ताकत मिल जाए, जिससे वो इस विशाल राक्षस का सामना कर सके। तभी एक चमकदार सिलवेट उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो कोई हीरो था जिसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। लेकिन वो लंबे बाल और नीला सूट, उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। सेइका इनुई द नंबर्स का मेंबर और इंसानियत का एक सबसे ताकतवर वॉरियर। और हिरोया के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिसे वो दिल से एडमायर करता था। 6 साल पहले शहर पर एक भयानक आक्रमण हुआ था। एक स्पेशल बाजाबाई ने तबाही मचा दी थी। यहां तक कि अवेकेंड लोग भी उसका सामना नहीं कर पाए थे। ये एक अनइक्वल बैटल थी और बहुत से लोग मारे गए थे। उस समय हिरोया की उम्र सिर्फ 11 साल थी। एक अजीब इत्तेफाक से वो उस तबाही के एपिसेंटर में पहुंच गया। उस दिन की ज्यादा बातें उसे याद नहीं थी, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं भूला। उस दिन द नंबर्स ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। उन टॉप हीरोज में से एक था सेइका इनुई। नंबर्स की टीम वर्क और ताकत से इंसानों को जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी हिरोया ने देखा कि वो स्पेशल बाजाबाई बार बार उसकी तरफ देखने लगा है। अचानक वो लड़ाई छोड़कर सीधा हिरोका की तरफ दौड़ा और यही थी वो आखिरी चीज जो उसे उस दिन की याद है। जब हिरोया को होश आया, वो किसी हीरो की बाहों में था। इनोई ने उसे कहा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब सबसे बुरा वक्त निकल चुका है। बाद में हिरोया को पता चला कि उसी हीरो ने उसकी जान बचाई थी। उसी दिन से वो उसका आइडियल बन गया था। अचानक एक औरत की तेज चीख से हिरोया की सोच टूटी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी अपने हीरो की तरफ एडमिरेशन से देख रहे थे जिसने एक बार फिर से शहर को बचा लिया था। एक फीमेल फैन इतने जोश में दौड़ी कि हिरोया को धक्का देकर गिरा दिया। जब उसे होश आया, उसने महसूस किया कि द नंबर्स की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे भी अपने आइडियल से कुछ कहना था। हिरोया फौरन उठा, अपनी नोटबुक उठाई जिसमें उसने नंबर्स में कैसे जाएं ये नोट्स लिखे थे, और वो जोर से हीरो को पुकारने लगा। सेका इनुई ने जैसे ही अपना नाम सुना, वो हैरान होकर पलटा और हिरोया की तरफ देखा। हिरोया ने कांपती हुई आंख में कहा कि वो सालों से कोशिश कर रहा है ताकतवर बनने की, लेकिन अब तक असफल रहा है। इनुई ने बिना टोके उसकी सारी बातें सुनी। लंबी स्पीच के अंत में हिरोया चिल्लाया, मैं भी नंबर बनना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि उसे जवाब मिलता, एक और फैन ने उसे फिर से गिरा दिया। अपने चोटिल सिर को पकड़ते हुए हिरोया ने खुद को उठाया। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वो वही लड़की थी जिसके सामने हिरोया ने जान की परवाह किए बिना मॉन्स्टर का रास्ता रोका था। हिरोया को खुशी ही कि शायद किसी ने उसका सैक्रिफाइस देखा, लेकिन लड़की उसके पास नहीं रुकी।
वो उसे पार करते हुए इनोई की तरफ भाग गई। उस पल हिरोया को महसूस हुआ शायद वो सच में कभी हीरो बनने लायक नहीं है। बोझिल मन से वो स्कूल की तरफ बढ़ा और रास्ते में उसने स्ट्रीट रेडियो पर शिबोया इंसिडेंट की खबर सुनी। एक रिपोर्टर सहिका इनोई का इंटरव्यू ले रहा था। आपकी ये जीत हमेशा की तरह शानदार थी। इनोई ने विनम्रता से जवाब दिया, ये हमारा मिशन है। हम इंसानियत के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। उसने याद किया कि 6 साल पहले शहर को और भी खतरनाक आक्रमण झेलना पड़ा था जिसमें बहुत से अच्छे लोग मारे गए थे। रिपोर्टर ने कहा, तब से लेकर आज तक आप दुनिया के सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। इनोई मुस्कुराया, अपने फैंस को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और चला गया। पूरे रास्ते स्कूल तक हिरोया को इसी इंटरव्यू के क्लिप्स ही सुनाई दे रहे थे। हर शब्द के साथ उसका दिल और भारी होता गया। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। एक लोकल बुली टैनबा ने अपनी भारी बाहों से उसे कस लिया और फिर उसके साथी ने उसे जोर से पेट में लात मार दी। टैनबा ने कहा, तू मेरे सामने इतना कैजुअली बिहेव कैसे कर सकता है? मैं हूं अगली जनरेशन का नंबर्स कैंडिडेट और अब मुझे होप ऑफ द नेशन कहा जाता है। फिर अचानक टैनबा ने अपने दोस्तों को रोका और कहा, किसी कमजोर क्लासमेट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। हेरोया को याद आया कि टैनबा उसका वही क्लासमेट है जिसने सबसे कम उम्र में वाजावाई को मारने का रिकॉर्ड बनाया था। हिरोया के लिए उसका लेवल एक सपना था, एक ऐसी ऊंचाई जिसे छूना नामुमकिन लग रहा था। तानबा ने लड़के से कहा, चलो आज दोस्तों के साथ बॉलिंग खेलने चलते हैं। डरते हुए हिरोया ने जवाब दिया, मैं आज स्कूल मिस नहीं कर सकता। बदमाश हंस पड़े और बोले, अरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद। फिर तानबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे हिरोया, क्या तुम मुझे इस एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे उधार देगा? लड़का हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन तुमने पहले भी जो पैसे लिए थे वो कभी लौटाए नहीं, और वैसे भी तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अमीर हैं। तानबा हंस पड़ा। लगता है इस नॉट को अब तक असली बात समझ नहीं आई। अचानक वो भारी भरकम लड़का चिल्लाया, कमजोरों के पैसों से गैम्बलिंग करना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। और फिर उसने हिरोया को एक जोरदार घूंसा मारा। गिरते वक्त हिरोया का वॉलेट जमीन पर गिर गया। उसमें से बदमाश को थोड़े ही पैसे मिले। वो वॉलेट को दूर फेंकते हुए बोला, तुझे तो शुरुआत से ही ऐसे रोने जैसा चेहरा बना लेना चाहिए था। तानबा के घूंसे का इंपैक्ट इतना तेज था कि हिरोया के चेहरे से खून निकलने लगा। एक और गुंडा बोला, मेंबर्स ऑफ द नंबर्स को तो बहुत पैसा मिलता है। उसका लीडर जोड़ता है, टॉप हीरोज के पास तो उतनी ताकत होती है जितनी किसी प्रेसिडेंट के पास होती है। इन बदमाशों की बातें कि नंबर्स के पास सब कुछ होता है, विमेन, मनी और लग्जरी लाइफ, हिरोया के दिल में गहरी चोट कर गई। उसने अपनी नजर उठाई और धीरे से बुदबुदाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल हिरोया ने गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन नंबर्स तुम जैसे घटिया लोगों जैसे नहीं हैं। तानबा गुस्से से चीखा, क्या कहा हरामी, फिर से बोल। थोड़ी देर की खामोशी के बाद तानबा ने अपने साथियों से कहा, फॉरगेट बोलिंग, आज इस कमीने को सबक सिखाना है। वो हिरोया को एक सुनसान जगह की तरफ घसीट ले गए। तानबा ने एक के बाद एक घूंसे मारे। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। बदमाश कहता है, ये सबक तुझे सिखाएगा कि कब चुप रहना चाहिए। जब तानबा को पीटते पीटते बोर्डम हो गया तो उसने कहा, चलो अब इसे इसकी औकात याद दिलाते हैं। रियोजी तान, वो लड़का जिसने अपनी उम्र में ही लेवल 250 छू लिया था, इतिहास में सबसे ताकतवर युवाओं में से एक। उसने हिरोया से कहा, अगर चाहूं तो तुझे 2 टुकड़ों में बांट सकता हूं आसानी से। और फिर तानबा ने अपना सबसे खतरनाक और अनोखा पावर बताया, एबिलिटी पॉकेट। इस एबिलिटी से तान किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे उसे बाहर निकालकर इस्तेमाल कर सकता है। हंसते हुए तानबा ने कहा, चल अब तुझे दिखाता हूं इस एबिलिटी का असर खुद पर झेलना कैसा लगता है। अगले ही पल एक भयानक विशाल क्रीचर हिरोया की ओर लपका। हिरोया ने तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। तानबा ने जोर से चिल्लाया, भाग हिरोया, अगर नहीं चाहता कि तुझे खा लिया जाए तो और तेज भाग। हिरोया गलती से गड्ढे में गिर गया और उसका चेहरा जोर से कंक्रीट पर जा लगा। तभी वो रहस्यमय एंटिटी अचानक उसकी टांग पकड़कर उससे हवा में ऊपर उठा लेती है और फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। एक बड़ी धूल की लहर उठती है। जैसे ही धूल साफ होती है, हिरोया अपने शरीर पर उस कटे हुए निशान को देखता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। तभी तेज नुकीला दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो जोर से चिल्ला उठता है। गुंडे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस लड़के के साथ अब क्या करना है। तानबा ने ताना मारते हुए कहा, बचाना है इसे
तो बोल, एक छोटा मॉन्स्टर तुझ पे हमला करके चला गया। जब हिरोया चुप रहा तो वो हंस पड़ा। फिर तो ये जिंदगी भर किसी की लीश पे रहेगा। दर्द और बेइज्जती से वो बच्चा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तानबा का पैर एक नोटबुक पर पड़ता है। नीचे देखकर उसने उसका टाइटल पढ़ा और जोर से हंस पड़ा। उसने डायरी उठाई और जोर जोर से पढ़ने लगा, हिरोया की हाउ टू बिकम अ नंबर वाली नोट्स। तानबा हंसते हुए बोला, इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तेरी लेवल नहीं बनी। वो झुकता है, हिरोया की शर्ट पकड़ता और उसे हवा में उठा लेता है। तुम जैसे लूजर्स कभी भी किसी हीरो की शैडो भी नहीं बन सकते। हिरोया पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। सारी उम्मीद छोड़कर उसने सोचा, यहां और अभी मर जाना ही बेहतर है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक चमकती हुई आग उसके सामने प्रकट होती है। उस नॉन ह्यूमन सिलुएट से आवाज आती है, तू तो और भी ज्यादा पथेटिक निकला जितना सोचा था। हिरोया डर गया। वो उस आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। पूरी दुनिया ही जैसे थम सी गई थी, फिर भी वो उस आवाज को सुन पा रहा था। वॉइस, लोग तो छोटी छोटी बातों में भी मर जाते हैं। हिरोया ने पूछा, तू है कौन? मेरा नाम है मुगन। हिरोया हैरान था। मुगन ने कहा कि 6 साल पहले जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब ही सब शुरू हुआ था। हिरोया को याद आया, ये तो वही वाजावाई था जिसने सईका इनुई को हराया था। लेकिन मुगन ने जवाब दिया, मैं कभी हारा नहीं, मैं इन 6 सालों से तेरे अंदर ही था। हिरोया चौंक गया, पर यह तो पॉसिबल ही नहीं है। मुगन, मेरी पावर खत्म हो रही थी तो मैंने वहां मौजूद किसी भी इंसान का शरीर लेने की कोशिश की, पर आसपास सिर्फ तू था, 11 साल का हिरोया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, मैं पूरी तरह से तुझे अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। उस राक्षस को खुद एक कमजोर इंसान ने एब्जॉर्ब कर लिया था। 6 सालों तक वो इंसान का डिजेनरेट होता हुआ शरीर बस घृणा से देखता रहा। लेकिन इतने ह्यूमिलेशन के बाद भी मुगन उस इंसान का आभारी था, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। जब सब कुछ समझा दिया गया, वो क्रीचर उस लड़के के पास आया और कहा, तू जल्द ही मरने वाला है। हिरोया जैसे पहले ही अपनी मौत स्वीकार कर चुका था। तभी अचानक वो मॉन्स्टर बोल पड़ा, क्या तुझे पता है तेरा जीवन ऐसे कचरे की तरह क्यों फेंक दिया गया? लड़का चुप रहा। मुगन ने खुद ही जवाब दिया, ये सब तेरी कमजोरी की वजह से हुआ। फिर उसने एक और बात कही, क्या तू सच में तैयार है उन लोगों को इसी जगह खत्म करने के लिए? उसने कहा है, चख इस शक्ति को पहली और आखिरी बार। पर यह तो वो नहीं था जो हिरोया चाहता था। ये वो शक्ति नहीं थी जो वो बदले के लिए चाहता था, बल्कि वो इसे इंसानियत के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का अब उस फ्यूजन प्रोसेस को रोक नहीं सकता था। उसी वक्त जब वो गुंडे हिरोया के शरीर पर खड़े थे, अचानक एक जबरदस्त एनर्जी उसके शरीर से फूट पड़ी। तीनों के लिए यह सब एकदम हैरान कर देने वाला था। जमीन पर जो खून के छींटे थे वो भी हवा में उठने लगे, और अगले ही पल वो मरा हुआ लड़का उनके सामने खड़ा था। मुगन ने ग्लोइंग लेवल पैनल खोला और पूछा, क्या तू अब भी नहीं समझा कि तेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? और फिर उसने उस पैनल को गुस्से में तोड़ दिया और जोर से हंसते हुए बोला, तेरा लेवल उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। पैनल के शैटर्ड टुकड़ों में एक नंबर चमक रहा था, आई सेंड फॉर इन्फिनिटी। अब पूरी तरह शरीर पर कंट्रोल पा लेने के बाद मुगन ने उसे जांचना शुरू किया। उसने अपने हाथों को देखा और कहा, जैसा सोचा था ये इंसानी शरीर बहुत कमजोर है। उसने अपनी मिडिल फिंगर को थोड़ी ज्यादा फोर्स दबाया तो वो टूट गई। गुंडे हंस रहे थे। उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन उनका लीडर चुपचाप देख रहा था उस लड़के को जो मर चुका था और फिर भी जिंदा खड़ा था। मुगन अब गुस्से से फुसफुसाया, अगर मरना है तो कम से कम धीरे मत मरो हरामियों। शहर में जिंदगी वैसे ही चल रही थी। इनुई अपने ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, इस बार भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई सर, मिशन परफेक्टली कंप्लीट हुआ है। लड़की ने देखा कि इनुई कुछ सोच में था। उसने पूछा, सर सब ठीक है? इनुई ने कहा, मैं उस लड़के से मिला जिसे मैंने 6 साल पहले बचाया था। फिर वो अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ बताना चाहिए था जो मैंने बहुत पहले किया था, एक गलती। और तभी उसने महसूस किया एक भारी खतरनाक दबाव। एक असाधारण ताकत की ऑरा ने उसे अंदर तक डरा दिया। वो अपनी कुर्सी से झटके से उछल पड़ा और तुरंत अंदाजा लगाने लगा कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही पलों में इनुई ने भारी अफसोस के साथ ये निष्कर्ष निकाला, अ कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर जाग चुका है। उसी समय जैसे ही हिरोया को वो अपमानजनक निकनेम सुनाया गया, एक बदमाश उस पर झपट पड़ा। चलते चलते ही उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और चिल्लाया, ऐसा बकवास सुनने का मन नहीं है मुझसे, वो भी तुझ जैसे बच्चे से।
अगले ही पल उसने जोरदार पंच मारा, लेकिन वो निशाने पे लगा ही नहीं। उसी क्षण उस बदमाश का शरीर अचानक चारों तरफ से छोटे छोटे कट से भर गया। वो एक सेकंड के लिए भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया और उसकी सांसहीन लाश जमीन पे गिर पड़ी। मुग्गन खुशी से चिल्लाया, हा हा हा, 6 होल ईयर्स बाद बोन्स टूटने की आवाज सुनने को मिली। ये नजारा देखकर टैन बुरी तरह घबरा गया। अब ये लड़का वो नहीं रहा जिसे वो सब मिलके पीट रहे थे। लेकिन लीडर की हैरानी तब और बढ़ गई जब उसका दूसरा साथी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने फाइटिंग स्टैंड लिया और एबिलिटी एक्टिवेट की। गालियां देते हुए वह सीधा हमला करने दौड़ा। उसके हाथों से निकले कांटे बार्ब्स हिरोया की तरफ गए और उसके शरीर को जकड़ लिया। बदमाश को लगा कि जैसे उसने उसे पकड़ ही लिया हो, लेकिन तभी उसकी एबिलिटी डीएक्टिवेट हो गई। इतनी जल्दी सब हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि कब हिरोया का हाथ उसकी पेशानी तक पहुंच गया और अगले ही पल एक जोरदार स्नैप के साथ उसकी खोपड़ी फट गई और उसका शरीर दूर जाके गिरा। दूसरा बदमाश भी खत्म हो चुका था। कितना बोरिंग है ये सब, मुग्गन दानव की तरह चिल्लाया। अब वो थोड़ा इंटेंस फाइट चाहता था। उसे महसूस हुआ तीसरा बदमाश भी रेडी हो चुका है। पीछे मुड़ते ही मुग्गन ने देखा कि उसका नया अपोनेंट अपनी एबिलिटी तैयार कर रहा है। धूल के बीच से धुआं उठने लगा था। गुस्से में टैन चिल्लाया, ब्रैट, बस कर, तू भूल गया है कि तेरी औकात क्या है। उसी पल दर्जनों ब्लेड्स मुग्गन की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उसने बस एक बार हाथ घुमाया और सारी ब्लेड्स चकनाचूर हो गईं। एक पल में उसने दूरी तय की और अगले ही सेकंड डेवास्टेटिंग पावर के साथ एक पंच मारा। टॉम पॉम्बर दीवार से टकराया, इतनी जोर से कि दीवार ही क्रैक हो गई। मुग्गन ने आलस से कहा, "These small bipeds should just go to sleep." तभी खिड़की के बाहर से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। फाइनली, मुग्गन मुस्कुराया। वहां से 2 विशाल आंखें उसे घूर रही थी। अगले ही पल एक विशाल मॉन्स्टर दीवार तोड़ के कमरे में घुस आया। मुग्गन ने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या ये मेरी वापसी सेलिब्रेट करने आया है? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, शायद इसे सिर्फ मेरी फ्लक्चुएटिंग फोर्स ने अट्रैक्ट किया होगा। टॉम बाबा, जो अभी अभी होश में आया था, सन्न रह गया। अभी तो उसका क्लासमेट अपनी ताकत के लिए जागा ही था कि एक नया खतरा सामने आ गया, अ पावरफुल वाजा वावाई। लेकिन मुग्गन के लिए ये सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ाने का एक और मौका था। ऐसा मॉन्स्टर वेकअप होने के बाद प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट था। लेकिन उसने ही अभी ही सोचा था कि अचानक उसके अंदर की डिमोनिक पावर्स का असर खत्म हो गया। हिरोया को अचानक अपने शरीर पर वापस कंट्रोल मिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। उसी पल मुग्गन ने फिर से उसके शरीर पर कंट्रोल लेने की कोशिश की। उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इस लड़के का मन अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन डेमॉन की एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी उससे कहीं ज्यादा थी। मुग्गन ने उसे सलाह दी, जस्ट एंजॉय द शो और बीच में मत पड़ो। पर हीरो ने पूछा, तो करने क्या वाला है? मॉन्स्टर मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली वही जो 6 इयर्स पहले तय हो चुका था। हिरोया की आंखों के सामने वो बर्बाद शहर की तस्वीरें फिर से चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इंटरफियर नहीं किया तो 6 इयर्स पहले जैसी तबाही दोबारा होगी, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा खतरनाक अंजाम के साथ। डेमॉन ने सुपीरियोरिटी से कहा, पहले वाजावाही को मारूंगा और फिर एक ग्रैंड शो दिखाऊंगा पूरे ह्यूमैनिटी को। लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। अब वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हीरो ने आखिरी हिम्मत जुटाई और खुद पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। इतनी पावरफुल रेजिस्टेंस देखकर मुग्गन चौंक गया। 6 इयर्स इस शरीर में रहते हुए उसे लगा था ये काम आसान होगा, लेकिन हिरोया ने एक बार फिर उस डिमॉन स्पिरिट को अपने अंदर बंद कर दिया। जब वो जागा तो उसने अपने शरीर को हैरानी से देखा। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने शक्तिशाली डिमॉन को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सामने एक और खतरा था, एक असली फिजिकल मॉन्स्टर। मुग्गन घबरा गया। वो चिल्लाया, कुछ कर वरना मर जाएगा। मॉन्स्टर ने ऑफर दिया, इस फाइट तक के लिए कंट्रोल मुझे दे दे। लेकिन ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। हिरोया ने उसकी पहले टेंटेकल स्ट्राइक को बड़ी एजिलिटी के साथ डॉज किया। उसके लिए ये खुद के लिए भी एक सरप्राइज था। उसे मुग्गन का असर महसूस हो रहा था, जो उसके मूव्स को फास्टर और शार्पर बना रहा था। डेमॉन समझ गया कि लड़का उसकी कुछ पावर को अपने अंदर यूज कर रहा है। कुछ और सक्सेसफुल डॉजेस के बाद हिरोया ने काउंटर अटैक किया, एक जबरदस्त वाजावाई स्ट्राइक। उसे लगने लगा था कि मे बी आई कैन हैंडल दिस मॉन्स्टर टू। लेकिन तभी एक टेंटिकल ने उसकी टांग को जकड़ लिया। ग्रिप बहुत टाइट थी और अब कुछ करना मुमकिन नहीं था। मॉन्स्टर ने उसे जोर से जमीन पर दे मारा। वासावाई ने फिर उसका बॉडी उठाया, ये देखने के लिए कि क्या वो अभी जिंदा है। वो अभी भी होश में था, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। अब लड़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं था।
ये समझते हुए कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो दोनों मर जाएंगे, मुग्गन में हेल्प की और हिरोया को एक्टिवेट कराया एक स्पेशल स्किल, इन्फिनिट अवेकनिंग। इस स्किल ने उसे दी एक असीम और अद्वितीय शक्ति। स्किल एक्टिवेट होते ही हिरोया का शरीर अंदर से चमकने लगा और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, एक कोलोसल ब्लास्ट। मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े उड़ गए और जिस बिल्डिंग में ये सब हुआ था वो लगभग पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जब धुआं छटा, हिरोया ने अपनी एबिलिटी का नतीजा देखा। ज्यादा दूर नहीं, टैन जमीन पर पड़ा था, बेरली अलाइव। हिरोया अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने किसी तरह एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। जब प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे होश में आ रहा था, मुग्गन पूरे सीन का एनालिसिस कर रहा था। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि एक मामूली बच्चा उसकी बॉडी पे कंट्रोल कैसे कर सका। सन की रोशनी उस टूटी हुई बिल्डिंग के रूइंस पर पड़ रही थी। अगले ही पल न्यूज चैनल्स पर खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मेट्रोपोलिस में एक नई मॉन्स्टर अटैक ने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स, पुलिस और द नंबर्स, सब कुछ तुरंत जांच पे लगा दिया गया। हिरोया ने वो न्यूज धर के साथ देखी, क्योंकि ये घटना उसके घर से ज्यादा दूर नहीं घटी थी। उसी पल उसे एक अजीब सा डेजावू महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो खुद वहां था और ये एक्सप्लोजन उसी की वजह से हुआ था। लेकिन लड़का इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सच में एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। कल से उसके शरीर में कुछ अजीब सा लग रहा था। लेवल अभी भी 8 ही था, लेकिन उसकी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे थे वो पहले जैसे नहीं थे। जब उसने आईने में देखा तो अचानक उसके बालों में कुछ रेड स्ट्रैंड्स दिखे। फिर एक झटका सा दर्द उसकी बाही टांग में हुआ और देखा वहां एक बहुत बड़ा स्कार था। हिरोया अभी तक यही सोच रहा था कि ये सब कोई सपना है, लेकिन तभी मुग्गन अचानक उसकी ओर मुड़ा। उसी सेकंड हिरोया की कॉन्शियसनेस एक अजीब से खाली स्पेस में पहुंच गई। एक डरावनी गूंजती हुई आवाज ने कहा, महान मुग्गन के सामने सिर झुका दो। लेकिन खुद रेमॉन ने कहा, वो आदमी मेरे प्लान्स में दखल नहीं दे सकता। बिना सोचे हिरोया ने पूछा, तुम मेरे शरीर में रहकर हासिल क्या करना चाहते हो? मॉन्स्टर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंसानों के सवालों का जवाब देना पॉइंटलेस है। उसने हिरोया के दिमाग में घुसने की कोशिश की। उसके अंदर उसे कुछ मेमोरीज दिखी, हिरोया के बचपन की, 6 इयर्स पुरानी। उसे एहसास हुआ ये क्रीचर उसके दिमाग में घुस रहा है और इसके अंदर सिर्फ केओस और डिस्ट्रैक्शन की बू है। लेकिन हिरोया उस मॉन्स्टर के साथ मिलकर कुछ नहीं करने वाला था। उसने सीधा कहा, तू मुझे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। मॉन्स्टर मुस्कुराया, तू सही कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी तेरे जैसी किसी ने एब्जॉर्ब कैसे कर ली। लेकिन डेमॉन ये अच्छी तरह समझता था कि अगर लड़का मर गया तो बॉडी मेरी हो जाएगी। इन शब्दों के बाद हिरोया को पूरा यकीन हो गया, वो इस डेमॉन पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। मुग्गन ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, मैंने तो बस सोचा था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिरोया ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? डेमॉन ने जवाब दिया, जरा सोच, वो ह्यूज मॉन्स्टर कल हमारे पास ही क्यों आया? हिरोया चुप हो गया। हिरोया सोचने लगा, अगर ये सच है तो हालात और भी खतरनाक हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे मॉन्स्टर्स उसे ढूंढते रहेंगे। मगन ने कहा था कि ये क्रीचर्स उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिरोया खुद उन्हें संभाल नहीं पाएगा और बहुत जल्दी मर जाएगा। डीमन ने साफ कहा था, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ उस लड़की की बॉडी पूरी तरह अपने काबू में लेने का। कॉन्वर्जेशन के बाद हिरोया सबवे की तरफ बढ़ा। उसे अब ये रियलाइज हुआ कि वो एक होपलेस सिचुएशन में फंस चुका है। वो लेवल 8 होने के बावजूद सबसे कमजोर मॉन्स्टर तक को नहीं हरा सकता, और सबसे बड़ी बात, वो डीमन की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इतनी खतरनाक ताकत को अपने अंदर कैद करना सिर्फ उसकी नहीं, पूरी मानव जाति की प्रॉब्लम बन सकती थी। अब उसे किसी की हेल्प चाहिए थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, सेइका इनुई। हिरोया डर गया था, लेकिन उसे यकीन था अगर उसने सच बताया तो शायद हेल्प मिल सकती है। एक स्टेशन पर उतरने के बाद वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी भीड़ में से एक लंबा लड़का चिल्लाया, हे यू देयर। 2 गुंडे हिरोया के पास आए और बोले, एक लूजर जैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? हिरोया ने जल्दी से कहा, प्लीज मुझे जाना है, इमरजेंसी है। लेकिन गुंडों ने उसकी बात को इंसल्ट समझ लिया। काली टी शर्ट वाला बुली बोला, अब समय आ गया है तांबा के पप्पी को एक सबक सिखाने का। हिरोया को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो बुली जिसने उसे मारा था उसकी कलाई पकड़कर चीख उठा, आह ये क्या था, मेरा हाथ। हिरोया कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी दूसरा गुंडा उस पर टूट पड़ा। हिरोया ने डर के मारे अपने हाथ सामने किए और अचानक अटैकर को जोर से धक्का दे दिया।
धक्का इतना तेज था कि वो गुंडा सीधा पटरी पर जा गिरा। हिरोया खुद भी हैरान रह गया कि ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई। वो पटरी पर गिरे लड़के की ओर देख ही रहा था, तभी एक विशाल मॉन्स्टर सुरंग से निकलकर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। ट्रैक पर पड़ा बुली बस सोच ही पाया, अब मैं गया। हिरोया ने झट से छलांग लगाई और उस बुली को खींचते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। दोनों किसी तरह उस मॉन्स्टर की चपेट से बच गए। हिरोया सोचने लगा, ये मैं सब रिफ्लेक्सेस से कर रहा हूं या फिर ये मेरी बॉडी में किसी और की ताकत है। प्लेटफॉर्म पर वो मॉन्स्टर अब उनके ऊपर मंडरा रहा था। हिरोया ने अब क्रीचर की तरफ देखा, डर से कांपते हुए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इससे हरा पाएगा या नहीं। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से किसी औरत की तेज चीख सुनाई दी। वहां भी कई ऐसे ही वजहवाई क्रीचर्स इंसानों पर हमला कर चुके थे। और तभी मुगान की आवाज फिर से उसके अंदर से आई, ये क्रीचर्स तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। वजहवाई एक के बाद एक इंसानों पर टूट पड़े। उन्हें कोई मौका नहीं मिला बचने का। हिरोया स्तब्ध खड़ा था, अपने लेवल को याद करते हुए, और सोच रहा था, अब मैं क्या करूं। अगर उसे लोगों को बचाना था तो उसे अब फैसला करना ही होता। उसे वजहवाई की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता। उसके स्टैट्स वाला टेबल फिर से दरकने लगा और लाल चमक छोड़ने लगा। अब लड़के ने तय कर लिया, फर्क नहीं पड़ता ये शक्ति स्वर्ग ने दी है या राक्षसों ने, अगर उससे लोगों की जान बच सकती है तो वो इसे जरूर इस्तेमाल करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से अपनी इन्फिनिट अवेकनिंग एबिलिटी को सक्रिय कर लिया। वो शक्ति दोबारा हासिल करके उसने उसे अपना लिया, मान लिया कि अब ये शक्ति उसकी ही है। फिर एक उग्र क्रोध में उसने पहले ही सामने आए राक्षस पर हमला कर दिया। वो वही मॉन्स्टर था जो प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को खाने ही वाला था, लेकिन एक सटीक वार में उसे खत्म कर दिया गया। उसे ये एहसास हो गया कि वो मुगान की मदद के बिना इस अनइक्वल फाइट में जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो बस उसकी पावर चुरा लेगा। हिरोया अब जबरदस्त स्पीड से पूरे स्टेशन पर दौड़ा। जो भी मॉन्स्टर उसके रास्ते में आया वो उसे काटता गया। लोगों को तो ये भी समझने का वक्त नहीं मिला कि हुआ क्या है। कई लोग तो पहले ही मरने के कगार पर थे, लेकिन लड़का अब रुक चुका था और राक्षसों की टूटती गिरती लाशें अभी भी गिर रही थीं। मुगान हैरान था कि ये बच्चा फिर से उसकी पावर को यूज करने की हिम्मत कैसे कर गया। कुछ ही सेकंड्स में लड़ाई खत्म हो गई। हिरोया रुक गया और अपने हाथों को डर से देखने लगा। इतनी विशाल शक्ति जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो होश में आया, उसे वही लड़की की आवाज सुनाई दी जिसे उसने सबसे पहले बचाया था। लड़की ने उसका धन्यवाद किया, थैंक यू, यू सेव माई लाइफ। इसके बाद एक एक करके लोग अपने सेवियर के पास भागे और उससे पूछा, आर यू अ रैंकर? क्या तुम एक रैंकर हो? जो बुली लोग इस मैसेकर से चमत्कारिक रूप से बच गए थे, वो भी उसे हैरानी से देख रहे थे। इस तरह हिरोया ने पहली बार अपने हाथों से दर्जनों लोगों की जान बचाई और उसे महसूस हुआ कि अब वो समाज के लिए यूजफुल बन चुका है। वो चुपचाप एग्जिट की तरफ बढ़ गया। अब वो डीमन को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देगा। इसी समय शहर के हॉस्पिटल में एक मरीज सामान्य से ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। उसके कमरे से बार बार एक ही नाम सुनाई दे रहा था। वो नाम था तान, वही लड़का जो उस बिल्डिंग के गिरने से चमत्कारिक रूप से बच गया था। वो बार बार हिरोया का नाम दोहरा रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी नर्स उसके कमरे में आई और बोली, तुमसे कोई मिलने आया है। तान ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन उस विजिटर ने जवाब दिया, जो लोग तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं उनसे थोड़ा शांति से बात करना सीखो। वो विजिटर था सही का इनोई। तान चौंक गया। उसने देखा कि उसके सामने द नंबर्स में से एक सदस्य खड़ा है। हीरो ने तान से पूछा, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? इतने हाई लेवल वजहवसाई से बच जाना रेयर होता है। तान ने नोट किया कि उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी जो टॉप 10 में से थी। अब उसे लगा कि मामला जितना वो सोच रहा था उससे ज्यादा सीरियस है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि द नंबर्स उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है। तभी तान को याद आया कि कैसे जिस लड़के को वो नीचा दिखा रहा था उसी ने उस ताकतवर मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया था। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सोच कर कि शायद नंबर्स को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, तान ने अपने सीने की ओर इशारा किया और कहा, उस वजहवसाई को मैंने खुद मारा था। फिर जोर से कहा, मुझे लगता है कि मैं टॉप 10 में होने का हकदार हूं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे किसी ऐसे बच्चे ने बचाया जिसे अचानक से कोई शक्ति मिल गई। इनोई ने उसके बिहेवियर और इमोशंस को ध्यान से ऑब्जर्व किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। उसका अस्थिर मेंटल स्टेट साफ बता रहा था कि उसमें फ्यूचर पोटेंशियल कम है। मुस्कुराते हुए इनोई ने कहा, पहले अपने जख्मों को हील करो। उससे यह सीधा इनकार नहीं लगा तो उसने विनती की, प्लीज डोंट गो, बस मेरी बात तो सुन लो। वो दोनों उस चेंबर से दूर हट गए। फिर लड़की ने कहा, ये लड़का एक कंप्लीट ब्लंडर है पूरे हीरो ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। मैं तो इसे एक ही बार में तोड़ दूंगी।
उसके साथ खड़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अजीब बात है, लेकिन इसी लड़की को तो होपफुल के रूप में चुना गया है। लड़की ने व्यंग में जवाब दिया, तो फिर इस दुनिया के दिन गिनती के बचे हैं। इनुई ने भी कहा, और एक और लड़का इस इंसिडेंट से बच गया है। कौन गया उसे ढूंढने? हीरो ने जवाब दिया, तेजी से उभरता हुआ नंबर 13 उसके पास गया है। साथी ने पूछा, क्या ये नॉर्मल है? उसे जवाब मिला, अगर दुश्मन की रैंक ऊंची है तो तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस हीरो को उस सर्वाइविंग बच्चे को ढूंढने के लिए चुना गया था, वो एक ऊंचे टावर की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था कुसनागी केव। वो इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला था। यहीं पहुंचा था हमारा प्रोटैगनिस्ट हिरोया। ये था रैंकर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स, जहां हर तरह की जानकारी वज़ावज़ावाई के बारे में मिलती थी। जापान का हर रैंकर किसी न किसी समय यहाँ आता ही था। यहाँ वर्ल्ड के टॉप 10 रैंकर्स की टीम का बेस भी था, जिन्हें कहते हैं द नंबर्स। हिरोया यहाँ आया था इनुई को ढूंढने, क्योंकि भले ही वो अकेले मॉन्स्टर से निपट सकता था, लेकिन उसके अंदर जो डीमन था उसे वो नहीं रोक सकता था। और अगर कभी मुगान उसके शरीर पर पूरी तरह काबू पा लेता, तो ज़रूरी था कि वहाँ कोई ऐसा भी हो जो उसे मार सके। और उसकी नज़र में वो बस एक ही इंसान हो सकता था, सईका इनुई। थोड़ी देर सोचने के बाद हिरोया मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। मुख्य हॉल में उसे कुछ नाइस लुकिंग काउंसलर्स मिले। हिरोया थोड़ा चौंक गया और सोचा, शायद ये किसी लोकल एम्प्लॉय की स्पेशल एबिलिटी है। इनमें से सिर्फ एक ही बॉडी असली है। एक लड़की काउंसलर ने पूछा, हाँ लड़के, कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने जवाब दिया, मुझे इनुई सान से मिलना है। लड़की ने कहा, वो अभी यहाँ नहीं है, क्या तुम्हारी मीटिंग शेड्यूल थी? नहीं, हिरोया ने जवाब दिया। तब काउंसलर ने कहा, तो फिर पहले कुछ डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी। हिरोया ने अपना नाम और उम्र बता दिया। डेटाबेस से उसका नाम चेक करते हुए लड़की चौंकी, और तुमने अब तक अपनी स्पेशल स्किल रजिस्टर नहीं की? उसने कहा, हर अवेकेंड के लिए ये मैंडेटरी होता है, और अगर कोई वेट करता है तो वो सीरियस क्राइम है। हिरोया ने बात संभालते हुए कहा, मैंने हाल ही में अवेकनिंग की है, मेरी स्किल देर से प्रकट हुई है। लड़की मुस्कुराई, कोई बात नहीं, तुम अब रजिस्टर कर सकते हो, और चाहो तो रैंकर के रूप में भी रजिस्टर कर सकते हो। फिर उसने कहा, अपना हाथ इस स्कैनर पर रखो, मैं तुम्हें रैंकर्स के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगी। इसी बीच मुगान चारों तरफ देखने में मग्न था। उसे यह सब बोरिंग लग रहा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ खड़ा कोई भी इंसान एक दाने जितना भी मूल्य नहीं रखता। तभी एक इंटरेस्टिंग ऑरा वाला व्यक्ति पीछे से आया। हीरो जो स्किल रजिस्ट्रेशन में व्यस्त था, उसे तुरंत ये महसूस नहीं हुआ। काउंसलर समझा रही थी कि रैंकर बनने से तुम्हें एक रैंक मिलेगी, और जब तुम कोई बसा बसा भाई मारोगे तो रैंक बढ़ेगी। उसने आगे बताया कि टॉप 10 रैंकर्स को द नंबर्स टीम में लिया जाता है, उन्हें सबसे बड़े इनाम और सम्मान मिलते हैं। वो फायदे गिनाती रही, लेकिन अब हिरोया का ध्यान थोड़ा भटक गया था। वो यहाँ आया तो था अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल करने, पर अब उसके सामने एक और रास्ता था। वो बन सकता था वही चीज जो वो हमेशा बनना चाहता था, एक हीरो। मगर सवाल ये था कि क्या वो सच में बन सकता था, जबकि उसके अंदर बैठा है इतना शक्तिशाली एंटिटी? और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रैंकर बनने से मुगान का सच सामने आ जाता। अब उसका पर्सनल स्टैट्स वाला पैनल अपडेट हो चुका था, जिसमें स्किल के नाम भी दिखने चाहिए थे। लेकिन रैंकर के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर होने के बावजूद भी स्किल का नाम नहीं आया। वो लड़की पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी, पर उसने कहा कि शायद ये कोई सर्वर एरर हो सकता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट अंदर से बहुत खुश था कि उसके स्टाइल में एक डैश था, वरना उसके अंदर छुपे मॉन्स्टर का खुलासा हो सकता था। काउंसलर ने कहा कि एरर के यूनिकनेस के कारण आगे कंफर्मेशन जरूरी है। हाया के पास घबराने का भी समय नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने उसे पीछे से बुलाया। ये एक अनजानी आवाज थी, और इस हालत में तो और भी अजीब लगी। उस इंसान ने भीड़ के बीच में अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर डाला, बिना किसी वार्निंग के। उसने अपनी ऑरा से लोगों को दूर फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अटैक रिपेल करने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ताकत में बहुत फर्क है। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और ये स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सामने खड़ा व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम होया हो? आसपास के लोग जल्दी ही उस इंसान को पहचान गए। वो था कुसालागी के, वाजावाई से लड़ने वाले 20 सबसे ताकतवर रैंकर्स में से एक, और कई लोग उसे पागल भी कहते थे। लोगों को समझ आ गया कि रैंकर्स के बीच एक फाइट होने वाली है जो नियमों के खिलाफ था, इसलिए लोग जल्दी जल्दी वहां से हटने लगे। हाया ने अपने अपोनेंट से पूछा कि वो क्या कर रहा है, और याद दिलाया कि पब्लिक में ऐसी हरकतें करना खतरनाक है। के ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैंने सुना है तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा किसने कहा। कुछ घंटे पहले के एक बार में बैठा था। उसने अपने सामने वाले से चिढ़कर पूछा, तूने मुझे बुलाया क्यों? जब जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पूछा, क्या अब तू सच में मुझसे फेयर फाइट करना चाहता है? इनोई ने कहा कि बात उनके पर्सनल रिश्ते की नहीं है। के वहां से जाने वाला था, लेकिन उसका साथी उसे एक ग्लास दूध ऑफर करता है मेरे खर्चे पर। बिना ज्यादा सोचे के ने कहा, ठीक है, दूध पी के चला जाऊंगा। मुद्दे पर आते हुए इनोई ने कहा कि उससे उस लड़के से मिलना है जिसने एक बहुत ही स्ट्रांग वजावाई का सामना करके बचा लिया। के ने पूछा, उस बच्चे में ऐसा क्या खास है? इनोई ने कहा कि जब वो क्रीचर सामने आया था तभी मुझे पावर में एक फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। इसका मतलब ये लड़का अगर उस वजावाई को हरा चुका है तो शायद ये तुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इनोई सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे आदमी को उस लड़के को ढूंढने के लिए भेजा। के ने पूछा, क्या मैं उससे लड़ सकता हूँ? इनोई ने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर लेना। दूध का ग्लास खत्म करके के ने कहा, मैं तुझसे लड़ने के लिए अब भी तैयार हूँ। इनोई मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर मैं यह चैलेंज जरूर स्वीकार करूंगा। और अब के सामने वही लड़का खड़ा था जिसके बारे में कहा गया था कि उसने एक पावरफुल वाजावाई को हरा दिया। जब के ने अपने अपोनेंट का बहुत ही मॉडेस्ट परफॉर्मेंस देखा तो उसने कहा कि यह सच नहीं हो सकता। उसी वक्त हेरोया को बहुत ज्यादा टेंशन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे एक ओपन बुक की तरह पढ़ रहा हो। जिन बुलीज ने उसे पिछली गली में घेर लिया था वो भी इस इंसान की ऑरा के सामने कुछ नहीं थे। ये समझते हुए कि बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, के ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उससे सफलतापूर्वक डॉज कर लिया। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये सब बंद किया जाए और उसने साफ कहा कि उसका किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। के ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, तो फिर तुम्हें मुझे रोकना होगा। जैसे जैसे अटैक्स बढ़ते गए प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे थोड़ी भी डैमेज लगी तो उसके अंदर छिपी डेमन की पावर अचानक अवेकन हो सकती है। के रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा था जिससे प्रोटैगनिस्ट को और तेजी से मूव करना पड़ रहा था। के चाहता था कि हेरोया अपनी असली ताकत दिखाए। मुगन की मदद के बिना अपने शरीर में रहकर प्रोटैगनिस्ट के लिए अटैक्स को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक हेरोया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो एक छोटा सा बच्चा था जो किसी तरह उस हॉल में पहुंच गया था। हाया उस बच्चे और के बीच में आ गया और के की एबिलिटी को बिना किसी कठिनाई के ब्लॉक कर दिया। उस ब्लॉक स्ट्राइक की रोशनी बिल्डिंग की कई ब्लॉक्स तक फैल गई। धुआं छटा। के अभी भी उसी स्टांस में खड़ा था। उसके सामने बच्चे को अपने शरीर से ढकते हुए हेरोया खड़ा था। जैसा नंबर 13 ने पहले सोचा था, ये लड़का क्लियरली 8वें रैंक से ऊपर का था। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में भरकर कहा कि एक डिफेंसलेस चाइल्ड पर अटैक करना बंद किया जाए और उसने के से कहा कि अब अपनी डिमांड्स बता दे। गुस्से में कांपते हुए हेरोया ने चिल्लाकर याद दिलाया, ये ताकत मॉन्स्टर से लड़ने के लिए है। जब आसपास से आवाजें उठी कि ये ताकत ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है तो के ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर की चुप्पी के बाद नंबर 13 ने बताया कि उसे सिर्फ लड़ाई की प्रक्रिया में इंटरेस्ट है। चाहे सामने ह्यूमन हो या मॉन्स्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, इन सालों में मैं बस अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था। अब प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से फ्यूरियस हो चुका था। फिर वो हेटफुली चिल्लाया, तुम जैसे लोग जिनके पास इतनी पावर है और जो इसे मिसयूज करते हैं वो भी किसी वाजावाई से कम नहीं। नंबर 13 हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो फिर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। उसने अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल क्रिएट किया और कहा, इस सब का अंत तभी हो सकता है जब तुम मुझे हरा दो। जैसे ही उसने ये कहा कि ने एक लाइटनिंग फास्ट मनूवर किया और एक पल में वो प्रोटैगनिस्ट के ठीक सामने उसके चेहरे के पास आ गया। बच्चे को समझ में भी नहीं आया था कि कब उसके दुश्मन की मुट्ठी उसके सर के ऊपर से गुजर गई। किसी मिरेकल से वो उस पंच को डॉज करने में सफल रहा। अगले ही पल के पहले से कहीं दूर था, प्रोटैगनिस्ट से काफी पीछे। लड़के ने सोचा कि शायद उसके अपोनेंट के पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है। हाया ने नोटिस किया कि के हर बार अटैक करने से पहले उसी एक जैसी पोज में आ जाता है। शायद इसी तरह वो अंदाजा लगाता है कि सामने वाला कब वार करेगा। और वाकई
अगले ही पल के ने लगभग हेरोया का चेहरा पकड़ लिया था। हेरोया किसी तरह बचा, लेकिन तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक जोरदार किक पड़ी। हॉल के अंदर एक जोरदार शॉक वेव गूंजी। इस लड़ाई को देखकर मुगन मुस्कुराया। उसे मजा आ रहा था कि इस लड़के की लगभग कोई चांस नहीं थी। हंसते हुए उसने कहा, अब समय आ गया है कि ये लड़का मरे और अपना शरीर मुझे दे दे। लेकिन होया हार मानने को तैयार नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अभी भी अपने अपोनेंट की स्पीड से मैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लगभग असंभव था। उनकी कैपेबिलिटीज पूरी तरह से अलग लेवल की थीं। एक और पंच उसके चेहरे से मिस हुआ, लेकिन उसकी ताकत ने प्रोटैगनिस्ट को सीधा हवा में ऊपर फेंक दिया। अगले ही सेकंड में के ने एक और जोरदार राइट पंच से उसे खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस बार हेरोया ने हार से खुद को बचा लिया और डॉज कर गया। लड़ाई शुरू होने के बाद से प्रोटैगनिस्ट अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को पढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार उस पर झपट रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अंदाजा ही था कि अगले पल क्या होने वाला है। लगातार टेलीपोर्टेशन और एनर्जी ब्लास्ट ने के की स्ट्रैटेजी को समझना नामुमकिन कर दिया था। हेरोया को सिर्फ एक ही बात समझ आई कि जब भी उसका अपोनेंट अपनी मुट्ठी कसता था, उसे डर लगने लगता था। उसके खुद के हर अटैक को के बिना किसी परेशानी के रोक रहा था। एक बार फिर लड़के पर वार करते हुए के ने बस इतना कहा, तुम्हारी सारी मूवमेंट्स बोरिंग है। इन शब्दों के बाद प्रोटैगनिस्ट की हिम्मत जैसे टूट गई। उसके अपोनेंट की मुट्ठी लगातार उस पर वार कर रही थी। उनकी स्पीड उसके लिए बिल्कुल अनफैदेमेबल थी, यानी समझ से बाहर थी। ना तो थकावट से, ना ही क्लोज कॉम्बैट में के को हराना संभव नहीं लग रहा था। अपने सामने खड़े एक और घमंडी ईगो से भरे इंसान को देखकर, जो अब उसे मार डालना चाहता था, लड़के ने सोचा, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? उसी पल उसे याद आया कि कुछ ही समय पहले उसके पास कोई पावर नहीं थी। इन्हीं ख्यालों के साथ उसने एक बार फिर लड़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन जिस पंच में हेरोया ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी थी, के ने उसे सिर्फ एक हाथ से बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक कर दिया। के ने अपोनेंट की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह बच्चा अभी भी लेवल 0 पर है। नंबर 13 का दूसरा हाथ फिर से एक एनर्जी ब्लॉब बना रहा था। उसे देखते ही प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार समझ आ गया कि वो हार चुका है। अंतिम बार सीधा होया के खुले टोर्सो पर किया गया। उस वार की चमक कितनी तेज थी कि पास की गलियों और बिल्डिंग्स तक रोशनी फैल गई। अपने वार से हुई तबाही की ओर देखे बिना के मुड़ा और बोला, इनोई ने मुझे फिर से धोखा दिया। नंबर 13 लगभग वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे एक बेहद शक्तिशाली ऑरा महसूस हुई। वो ताकत उसी इंसान से आ रही थी जिसे उसने अभी अभी बेहोश किया था। के ने डर भरी नजरों से उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। वो डरावनी चीज जिसने अब हेरोया के शरीर पर कब्जा कर लिया था, अब मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि लड़का फिर से अपने शरीर पर से नियंत्रण खो चुका है और उसे फिर से सौंप दिया गया है। वे एक बार फिर आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार के को पहले जैसा कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा था। अब उसे किसी और ही स्तर की चीज से लड़ना था। नंबर 13 ने इससे पहले कभी किसी से ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले हराया था, लेकिन अब उसकी ऑरा सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर लग रही थी। के ने जितने भी क्रीचर्स को सालों में देखा था, उन सब से भी ज्यादा। रैंचर के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पूरी तरह अलग क्रीचर के सामने खड़ा हो। तभी उस मॉन्स्टर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। के भी खुद चौंक गया। उसकी रिएक्शंस इतनी तेज नहीं थीं कि वो इस लाइटनिंग फास्ट हमले को रोक सके। सारी की सारी 3 क्लॉ स्ट्राइक सीधा निशाने पर लगी। नंबर 13 के जख्मों से खून की धारें फूट पड़ी। इस क्रीचर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे समझना भी मुश्किल था। क्रीचर ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस हंटर का सिर उखाड़ने में मजा आएगा। लेकिन अब हंटर मौत के कगार पर था। अचानक के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। उसे आखिरकार एक वर्दी अपोनेंट मिल गया था। उसी पल उसने एक जोरदार हमला किया, लेकिन उसका अपोनेंट बड़ी आसानी से उसे डॉज कर गया। मुग्गन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसने के की एबिलिटी को बहुत पहले पहचान लिया था। जैसे जैसे वो नंबर 13 के और हमलों से बचता गया, उसने कहा, तुम्हारी एबिलिटी का नाम शायद कंप्रेशन है। लगातार हमले करते हुए के बोला, बिल्कुल सही पहचाना, मेरी एबिलिटी का नाम सच में कंप्रेशन है। फिर उसने अगला हमला तैयार किया और कहा, इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन दर्द बहुत होगा। मॉन्स्टर बिल्कुल भी डॉज करने के मूड में नहीं था। के ने अपना सबसे जोरदार हमला किया, लेकिन क्रीचर ने जरा भी हिलने की जरूरत नहीं समझी। उसने पूरी तरह अटैक को इग्नोर कर दिया।
मुगन ने कहा, तुम्हारी एबिलिटी दिलचस्प है। फिर एक पल में उसने अपनी लाइटनिंग अटैक की और कहा कि हम वज़ावज़ावाई में ऐसी एबिलिटीज नहीं होती हैं। जिस इंसान ने खुद को मॉन्स्टर कहा, इसी बात ने के को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया और वो उस वार को रोक नहीं पाया। नंबर 13 को एक ही वार में पूरी ताकत के साथ जमीन में गाड़ दिया गया। मॉन्स्टर ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, उस इंसान की औकात एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन वो लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नया स्पेल तैयार किया। अचानक अपने अपोनेंट की ओर मुड़ते हुए उसने अपने बाएं हाथ में एक एंटी मैटर स्फीयर बना दी। मुग्गन का हाथ पूरी तरह वेपोराइज हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। धीरे से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, ये तो बस एक कमजोर चूहे का शरीर है। फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसने एक नया हाथ उगाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसका कटा हुआ लिम्ब एक और भी ज्यादा डरावने रूप में रीजनरेट हो गया। नंबर 13 ने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान कटे हुए अंग को फिर से उगा सके। अब ये शायद कोई ह्यूमन नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज थी। अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को ना पकड़ पाने के कारण के को उसकी शर्ट से पकड़ लिया गया। मॉन्स्टर ने जैसे किसी वजन रहित चीज को उठाया हो, के को चारों ओर घुमाकर पूरी ताकत से एक बिल्डिंग की दीवार में फेंक दिया। मलबे के बीच पड़े हुए के को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। अपनी आखिरी ताकत को समेटते हुए उसने अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी यूज करने का फैसला किया। इस एबिलिटी का नाम था एब्सोल्यूट डोमिनेशन श्राइन। ये सुनकर डीमन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और पहले से भी ज्यादा उग्रता से युद्ध में कूद पड़ा। बाहर से देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे दो लोगों की इस लड़ाई में पूरा शहर तबाह हो सकता है। दोनों राइवल्स एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर दौड़े। जिन लोगों ने इस फाइट को देखा उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इसे रोको। और तभी जब बैटल एक नए फेज में प्रवेश करने वाली थी, भीड़ में से कोई अचानक फाइटर्स की ओर दौड़ा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उस इंसान को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। ओपोनेंट्स एक और भयंकर टक्कर के लिए बस आमने सामने थे। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिससे आसपास की बिल्डिंग्स की दीवारें तक हिल गईं। लेकिन जब धुआं छटा तो सभी ने देखा कि सेका इनुई दोनों अपोनेंट्स के बीच में खड़ा है। टक्कर से कुछ ही पल पहले उसने दोनों फाइटर्स के वारों को ब्लॉक कर लिया था। मुग्गन और केट दोनों ने उसी दिशा में देखा जहां से इनुई आया था। वहां खड़े थे नंबर्स टीम के सबसे ताकतवर सदस्य। हालांकि नंबर्स का एक मेंबर इस लड़ाई में कूद चुका था, लेकिन के अभी भी शांत नहीं हुआ था और लड़ाई जारी रखने को तैयार था। तभी वही लड़की के पास आई और कहा, अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसे इनुई का भी समर्थन मिला। इनुई ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम नियम तोड़ना और लोगों की जिंदगी बर्बाद करना बंद करें। तभी मुग्गन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, काफी समय हो गया जब हम आखिरी बार मिले थे। उसने सबको याद दिलाया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वो फिर से बैटल के लिए तैयार हुआ, उसने कहा, जैसा मैंने 6 साल पहले कहा था, मैं पूरे शहर को छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा दूंगा। लेकिन तभी उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल अचानक कमजोर हो गया। उसी पल प्रोटैगनिस्ट का सबकॉन्शियस माइंड फिर से जाग गया और उसकी एग्रेशन धीमी होने लगी। मुग्गन वापस उसके सबकॉन्शियस की गहराइयों में रिट्रीट करने लगा और बड़बड़ाया, ये बॉडी तो बेहद डिस्गस्टिंग है। जब प्रोटैगनिस्ट जागा तो उसका पहला रिएक्शन था खुशी। उसे खुशी हुई कि वो एक बार फिर उस मॉन्स्टर को हराने में सफल रहा। वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सही समय पर इनुई ने उसे पकड़ लिया और संभाला। इनुई ने उस लड़के के शरीर की जांच की। उसके चेहरे की बनावट कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी एक हाल की घटना उसकी यादों में उभर आई। जब कोई रोता हुआ बच्चा उसे 10 तक ले जाने की गुजारिश कर रहा था। बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर वो हाल ही के बैटलफील्ड से दूर चल दिया। तभी पीछे से के ने आवाज दी और कहा कि ये उसका प्रे था। इनुई ने सख्ती से नंबर 13 को पीछे हटने का आदेश दिया और बताया कि इस बच्चे का ट्रीटमेंट अब उनकी टीम करेगी। सामने वाले के नाराज चेहरे को देखकर इनुई ने याद दिलाया कि वो तो बस ये जानना चाहता था कि ये बच्चा उनका अलाय है या नहीं। नंबर ने बस ये याद दिलाया कि के ने अभी अभी लॉ तोड़ा है, जिस पर के ने जवाब दिया कि उसे कोई परवाह नहीं। इनुई ने उसकी और रूडनेस पर जवाब दिया कि अब वक्त आ गया है तय करने का कि वो किस साइड के लिए लड़ रहा है। हेरोया ने होश में खुद को एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर बैठा पाया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो हिल नहीं मुका। उसके हाथ बंधे थे और गर्दन भी कुर्सी से बांधी गई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, नींद कैसी थी? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना आइडल खड़ा दिखा और वो उत्साहित होकर अपना परिचय देने लगा। लेकिन ग्रीटिंग्स का जवाब देने के बजाय इनुई ने अचानक उसके खिलाफ आरोपों की लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी।
टॉप 10 के दूसरे मेंबर्स भी वहां खड़े थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। अचानक सजा का ऐलान हुआ और वो एक थंडर की तरह गूंजा। नंबर्स ने कोयामी होया को डेथ सेंटेंस सुनाई। तभी लड़के को अपने पीछे किसी की ऑरा महसूस हुई। उसे लगा कि ये कोई मजाक नहीं है और कोई उसकी नहीं सुनेगा। उसी पल उसके पीछे एक विशाल कंकाल जैसा स्केलेटन फिगर प्रकट हुआ, जिसके पास एक उतनी ही विशाल साइट थी। इनोई ने बुदबुदाते हुए कहा, सेंटेंस यहीं और अभी लागू की जाएगी। जब लड़के ने उस कंकाल को गौर से देखा तो समझ गया कि उसे उस क्लोक और गॉगल्स पहने टॉप 10 रैंकर ने कंट्रोल कर रखा था। हिरोया ने विनती की, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो रैंकर बस ठंडेपन से बोला, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे कहा गया है। हिरोया ने डर के मारे देखा, डेथ पास आ रही थी। उसे ही पता था कि अगर वो मारा गया तो उसके अंदर बैठा डीमन उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। हिया ने इनोई से एक मौका मांगा कि वो कुछ कह सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनोई ने अपना फाइनल डिसीजन पहले ही ले लिया था। सेकंड्स पहले एग्जीक्यूशन से हिरोया चिल्ला उठा, मेरे अंदर एक एसेंस है। लेकिन बात भी खत्म नहीं हुई थी कि स्केलेटन ने अपनी साइड से एक तेज वार कर दिया। कुछ समय बीता, लड़का उठ बैठा। उसे एहसास हुआ कि स्केलेटन ने उसकी गर्दन की चेन ही काटी थी जो कुर्सी से बंधी थी। उसके हाथ भी अब खुले थे और वो पूरी तरह अनहार्म्ड था। तभी इनोई ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसने लड़के से माफी मांगी और कहा, मैं बस सच जानना चाहता था तुम्हारे मुंह से। फिर नंबर ने उस लड़के की तरफ इशारा किया और कहा कि इस बच्चे द्वारा की गई सभी डिस्ट्रक्टिव एक्शंस दरअसल उसके अंदर बैठे वजावाई के कारण हुई थी। इनोई ने फिर कैमरा की तरफ देखा और पूछा, क्या अब भी आप डेथ सेंटेंस लागू करना चाहते हैं? कुछ देर की साइलेंस के बाद एक आवाज आई, सरकार नंबर्स पर भरोसा करती है। अगर आप गलती करते हैं इनोई, तो आपको पर्सनली इसकी पनिशमेंट मिलेगी, एक लीडर की तरह। हीरो ने पूरी तरह सहमति जताई और वादा किया कि अब कोई फेलियर नहीं होगा। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी याद दिलाया कि वो वजावाई से लड़ने के लिए बहुत बड़ा बजट एलोकेट कर रहे हैं और हीरो का टास्क है इस दुनिया को मॉन्स्टर से जितना जल्दी हो सके साफ करना। इनोई ने झुककर आदरपूर्वक कहा कि उनकी टीम इस पर काम कर रही है। मीटिंग के खत्म होने के बाद 10 में से एक ने कहा कि उसे तुरंत जाना होगा। वो था नंबर 2, मकियो क्रूसो। उसने कहा कि वो अभी कुछ छोटे मोटे मैटर्स में बिजी है। इसके अलावा रूम में मौजूद सबसे अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थी नंबर 10, मिमी शिनोमे। तभी 3 लेजेंडरी नंबर्स वहां आए ताकि उस लड़के की किस्मत का फैसला किया जा सके। जाने से पहले कुरुसू ने अचानक कहा कि उसके हिसाब से उस लड़के को फिर भी एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि सारे रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट यानी हिरोया हैरान हुआ और अपने सेवियर से पूछा कि उसने उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं होने दिया, क्यों उसे यकीन था कि उसके अंदर सच में कोई डीमन रह रहा है। इनोई ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मेरी सूंघने की सेंस बहुत अच्छी है और मुझे साफ महसूस हुआ कि उस लड़के से वजावाई की गंध आ रही है। साथ ही पर्सनालिटी में सडन बदलाव और उसका बेहद एग्रेसिव बिहेवियर भी इस बात का सबूत था। इसके अलावा एक दिन पहले तक उस लड़के में वजावाई जैसी कोई गंध नहीं थी। और उस फैक्ट को भी जोड़ें कि हिरोया उस समय मौजूद था जब शिबुया में हाउस एक्सप्लोजन हुआ था। इनोई ने अनुमान लगाया कि शायद डीमन किसी तरह से उस लड़के से इंटरेक्ट कर रहा है। किसी भी केस में ये सिचुएशन पूरी तरह अनप्रेसिडेंटेड थी, इसलिए इनोई ने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वो सब कुछ डिटेल में बताए। अपने आइडल को देखकर हिरोया के अंदर पॉजिटिव इमोशंस भर गए। सब कुछ होने के बावजूद वो खुश था कि वो इनोई से मिल पाया। हिरोया ने अपनी कहानी शुरू की, मेरे अंदर एक वजावाई रहता है, उसी की वजह से बाकी सारे मॉन्स्टर्स मुझे अटैक करने की कोशिश करते हैं। आज मुझे सबवे में भी अटैक किया गया। टर्न्स आउट इनोई को इस इंसिडेंट के बारे में पहले ही पता था। इस पॉइंट्स पर हिरोया ने सीरियसली सोचा कि क्या उसे आगे बोलना चाहिए या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो शुरू से अंत तक सब कुछ बता देगा। लेकिन तभी इनोई के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। एक आदमी जो पिंक जैकेट पहने था इनोई के पीछे खड़ा था और उसके सामने एक मरा हुआ वजावई पड़ा था। वो ब्लॉन्ड आदमी हंसते हुए बोला, हे इनोई, कब से ये शहर मॉन्स्टर्स का हैंगआउट बन गया? उसने नाराज होकर कहा कि रास्ते में आते वक्त उसने कम से कम 3 ऐसे वजावई को मार गिराया है। अपने साथी की बात सुने बिना उसने तुरंत नोट किया कि उसे अब भी इस रूम में मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस महसूस हो रही है। वो गुस्से से हिरोया को देखने लगा, समझ गया था कि स्मेल उसी से आ रहा है। अगले ही पल उसने हिरोया के पेट में एक जबरदस्त पंच मारा। लड़का जो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ऑलमोस्ट मर ही गया। इनोई डर के मारे उसकी तरफ दौड़ा, जबकि उसका साथी साइड की ओर चलता रहा। नंबर्स के लीडर ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कोवर्कर को उसके नाम टायो से बुलाया। टायो धीरे धीरे उस बच्चे के पास आया जो कर रहा था और बोला, इतने पास से तो ये ह्यूमन जैसा ही लग रहा है।
हिरोया ने पहचान लिया, ये वही आदमी था, काजुकी टायो, जो कि नंबर 4 था। उसकी आंखों में एक ईविल लुक था। गुलाबी कोट में आदमी ने हैरानी से पूछा, इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? इनोई ने जवाब दिया, ये मेरा फैसला था। जब उसके साथी ने नाराजगी जाहिर की कि उसने 10 मेंबर्स की राय क्यों नहीं ली, इनोई ने कहा, मैं हर बार सबकी मंजूरी का इंतजार नहीं कर सकता। तब टायो बोला, अब मैं यहाँ हूँ, मेरी ओपिनियन सुनी जाएगी। बिना लीडर की परवाह किए टायो ने डेथ सेंटेंस एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और फिर वो गुस्से में चिल्लाया, ये वजावाई गैट अभी मरे। हिरोया कुछ समझ ही नहीं पाया और तभी एक ब्लास्ट हुआ। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि इनोई ने टायो को जमीन पर गिरा दिया था और कहा, फैसला हो चुका है। गुस्से में टायो उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे नीचा मत दिखाओ। उसने इनोई पर आरोप लगाया कि वो अपनी मर्जी से सब फैसले करता है, किसी से कंसल्ट नहीं करता। इनोई ने शांति से कहा, हमारा मकसद है वजावाई का खात्मा और पीसफुल ऑर्डर को बहाल करना। उसने हिरोया की ओर इशारा करके बोला, ऐसे लोग जो मॉन्स्टर्स के लिए भी दया रखते हैं वो अनमोल होते हैं। अंत में इनोई ने कहा, हमें वो लाइट बनना होगा जो सब जीवों को बचा सके। लेकिन टायो अब भी नाराज था। उसने कहा, इतना कमजोर और बेकार लड़का दुनिया को कैसे बचाएगा? तभी हिरोया ने बोला, मुझे पता है कि मैं कोई वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं हूं, लेकिन अब एक स्ट्रांग बजावाई ने मेरा शरीर ले लिया है और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। इसके बाद उसने अपने आइडल इनहुई के एक रिक्वेस्ट की, अगर मेरा शरीर फिर से पोजेस हो गया तो मुझे मार देना। 17 साल के इस लड़के की ये बहादुरी भरी मांग नंबर्स के लीडर इनहुई के दिल को छू गई। उसने हिरोया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें सच में एक स्ट्रांग मैन बनाता है। इनहुई ने वादा किया कि वो इस सिचुएशन का हल निकालेगा और बेस्ट वे तलाशेगा। उसी वक्त टायो बाहर की ओर बढ़ा और बोला, मैं इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता और मैं इस बच्चे पर ट्रस्ट नहीं करता। नंबर 4 का रुख नहीं बदला। सिर्फ तभी जब सारे वजावाई मर जाएंगे, ह्यूमैनिटी को एक पीसफुल फ्यूचर मिलेगा। मेंटली अपने कुलीग को अलविदा कहने के बाद इनोई ने हिरोया की तरफ देखा और कहा कि अब उसे एक कड़वी सच्चाई को रियलाइज करना होगा। उसी समय से लड़के की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, पहले और बाद में। अब उसके लिए अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाना नामुमकिन था। अब वो नंबर्स के साथ साइड बाय साइड काम करने जा रहा था। शुरुआत में होरा को लगा कि ये तो वही है जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि नंबर्स का रवैया उसके प्रति कैसा था। इन्होंने कहा कि इस लड़के के लिए आगे का समय बहुत कठिन होने वाला है और इसे एडजस्ट करना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन उसकी लाइफ में थोड़ी रोशनी लाने के लिए इनोई ने उसका इमेज थोड़ा बदलने का सोचा। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने नया यूनिफॉर्म पहन लिया। ये नंबर एसोसिएशन का ऑफिशियल यूनिफॉर्म था जो कैंडिडेट्स को दिया जाता है। अचानक इनोई को याद आया कि उनकी पिछली मीटिंग में होया ने उससे पूछा था कि एक नंबर कैसे बना जाता है। नंबर लीडर ने बताया कि वह उस पोजीशन पर इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वजावाई मारे और लोगों को बचाया। इसलिए टॉप 10 में आने के लिए होया को ह्यूमैनिटी के लिए उपयोगी साबित होना होगा। एक जोशीली स्पीच के बाद इनोई ने कहा कि वो रेन के जरिए टास्क भेजेंगे और तुरंत होया से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति मांगी, जिसे होया ने खुशी से स्वीकार कर लिया। इसके बाद चौंके हुए गाय को उसके नए अपार्टमेंट में ले जाया गया। अपने आइडल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए उसने सोचा कि आज उसने 100 जिंदगियां जी ली हैं। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया कि एक वजावाई गेट शहर के एक नेबरहुड में डिस्कवर हुआ है। रात में शहर की साइलेंस सिर्फ उन अलर्ट से टूटी थी जिसमें सिविलियंस को गेट डिस्कवरी एरिया छोड़ने का निर्देश दिया गया था। क्रीचर्स की इन्वेड करने में अभी 17 मिनट बचे थे और प्रोटैगनिस्ट सबसे पहले सीन पर पहुंच गया। हायर क्लास मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस को कभी कभी इन्वेजन शुरू होने से पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलों में हंटर की टास्क होती है कि गेट क्रीचर्स को जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। ये टास्क 2 लोगों के लिए आसान माना जाता है, खासकर जब आपका पार्टनर हो नंबर 4। हिरोया हैरान रह गया जब उसे पता चला कि आज रात उसका पार्टनर तायो होगा। निस्संदेह नंबर 4 का कैरेक्टर बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने तरह का यूनिक इंसान था। कॉलेज के शुरुआती सालों में ही उसने अपना परिवार छोड़ दिया और अपनी फॉर्चून बनाई। अब तायो न सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, बल्कि जापान के सबसे सक्सेसफुल लोगों में भी है। हिरोया ने कभी इस आदमी के बारे में नहीं सोचा जिसे निकनेम मिला था द किंग ऑफ द नाइट। लेकिन तभी वह आदमी अचानक प्रोटैगनिस्ट के पीठ के पीछे आ खड़ा हुआ और ठंडी नज़र से उसे घूरने लगा। तायो ने चेतावनी दी कि अगली बार अगर वो 1 सेकंड भी देर से आया तो वो उसे मार देगा। लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के नंबर 4 अपनी जगह से उठा और कहा कि वो वैसे भी इस ब्रैट को मारने के लिए किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। गुस्से में आकर उसने अपने पार्टनर को मॉन्स्टर कह डाला। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब होया ने तो गेट स्वीप की शुरुआत भी नहीं की थी। तायो ने प्रोटैगनिस्ट पर लाइटनिंग स्पीड से अटैक किया, लेकिन आखिरी पल में वो ताकतवर ब्लो से बच निकला।
हालांकि उसकी एक पंच गाय के गाल पर लगी जिससे तुरंत ब्लड निकलने लगा। होया ने अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट की कि वो रुके ताकि वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सके, लेकिन तायो ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा कि वह तो बस सैका इनुई की वजह से ही जिंदा है।